स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11th चैप्टर 9 शांति के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पिछली क्लास में मैंने इस पार्ट के नोट्स करवाए थे, तो वो आप देख लेना और अब प्रश्न उत्तर हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि एक शांतिपूर्ण दुनिया की ओर बदलाव के लिए लोगों के सोचने के तरीके में बदलाव जरूरी है? क्या मस्तिष्क शांति को बढ़ावा दे सकता है? क्या मानव मस्तिष्क पर केंद्रित रहना शांति स्थापना के लिए पर्याप्त है? तो इसका उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनिसेफ के संविधान ने उचित टिप्पणी की है कि चूंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग से होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए। इस कथन से स्पष्ट है कि शांतिपूर्ण दुनिया के लिए लोगों के सोचने के तरीके में बदलाव जरूरी है। मस्तिष्क शांति को बढ़ावा दे सकता है। इस दिशा में करुणा जैसे अनेक पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांत और ध्यान बिल्कुल उपयुक्त है। हिंसा का आरंभ केवल किसी व्यक्ति के मस्तिष्क से ही नहीं होता, वरन इसकी जड़ें कुछ सामाजिक संरचनाओं में भी होती है। न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की रचना संरचनात्मक हिंसा को निर्मूल करने के लिए अनिवार्य है। शांति जिसे संतुष्ट लोगों के समरस सह अस्तित्व के रूप में समझा जाता है, ऐसे ही समाज की उपज हो सकती है। शांति एक बार में हमेशा के लिए प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए शांति कोई अंतिम स्थिति नहीं बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापकतम अर्थों में मानव कल्याण की स्थापना के लिए आवश्यक नैतिक और भौतिक संसाधनों के सक्रिय क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं। स्पष्ट है कि मानव मस्तिष्क पर केंद्रित रहना शांति स्थापना के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, राज्य को अपने नागरिकों के जीवन और अधिकारों की रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। हालांकि कई बार राज्य के कार्य इसके कुछ नागरिकों के विरुद्ध हिंसा के स्रोत होते हैं। कुछ उदाहरणों की मदद से इस पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर है, राज्य को अपने नागरिकों के जीवन और अधिकारों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए राज्यों ने बल प्रयोग के अपने उपकरणों को मजबूत किया है। राज्य से अपेक्षा यह थी कि वह सेना या पुलिस का प्रयोग अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करेगा, लेकिन वास्तव में इन दोनों शक्तियों का प्रयोग अपने ही नागरिकों के विरोध के सवर को दबाने के लिए किया गया है। इसके सबसे उत्कृष्ट उदाहरण म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश हैं। यहाँ सेना ने नागरिक की आवाज को हमेशा दबाया है। म्यांमार व पाकिस्तान में तो सैनिक तानाशाही स्पष्ट दिखाई देती है। समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान सार्थक लोकतंत्रीकरण और अधिक नागरिक स्वतंत्रता की एक कारगर पद्धति में है। इसके माध्यम से राज्य सत्ता को अधिक जवाबदेह बनाया जा सकता है। रंग भेद की समाप्ति के पश्चात दक्षिणी अफ्रीका में यही पद्धति अपनाई गई, जो अद्यतन राजनीतिक सफलता का एक प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न नंबर 3 है, शांति को सर्वोत्तम रूप में तभी पाया जा सकता है जब स्वतंत्रता, समानता और न्याय कायम हो। क्या आप इससे सहमत हैं? इसका उत्तर है, शांति को सर्वोत्तम रूप में तभी पाया जा सकता है जब स्वतंत्रता, समानता और न्याय पूर्ण रूप से राज्य में स्थापित हो। शांति एक स्थायी भाव है। शांति विकास के लिए भी आवश्यक है। यदि देश में नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तो वे कुंठित रहेंगे और यही कुंठा अशांति या हिंसा को जन्म देगी। इसी प्रकार समानता का भाव न होने से विमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष के भाव जन्मेंगे। यह भी अशांति के कारक हैं। इसलिए राष्ट्र में समानता भी आवश्यक है। न्याय एक ऐसी संस्था है जो शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने में अत्यंत सहायक है। प्रश्न नंबर 4 है, हिंसा के माध्यम से दूरगामी न्यायोचित उद्देश्यों को नहीं पाया जा सकता। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका उत्तर है, अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि हिंसा एक बुराई है, लेकिन कभी कभी यह शांति लाने के लिए अनिवार्य होती है। यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि तानाशाह और उत्पीड़कों को जबरन हटाकर ही उन्हें जनता को निरंतर नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है, या फिर उत्पीड़ित लोगों के मुक्ति संघर्षों को हिंसा के कुछ प्रयोग के बाद भी न्यायपूर्ण ठहराया जा सकता है। लेकिन अच्छे उद्देश्य से भी हिंसा का सहारा लेना आत्मघाती हो सकता है। एक बार प्रारंभ हो जाने पर इसकी प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर हो जाने की होती है और इसके कारण यह अपने पीछे मौत और बर्बादी की एक श्रृंखला छोड़ जाती है। शांतिवादी को उद्देश्य लड़ाकुओं की क्षमता को कम करके आंकना नहीं है, वरन प्रतिरोध के अहिंसक स्वरूप पर जोर देना है। संघर्ष का एक प्रमुख तरीका सविनय अवज्ञा है और उत्पीड़न की संरचना की नींव
हिलाने में इसका अच्छा प्रयोग हो रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग एक अच्छा उदाहरण है। गांधी जी ने न्याय को अपना आधार बनाया और विदेशी शासकों के अंतःकरण को आवाज दी। जब उससे काम न चला तो उन पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उन्होंने जन आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें अनुचित कानूनों को अहिंसक रूप से खुलेआम तोड़ना सम्मिलित है। उनसे प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव के विरुद्ध सन 1960 में इसी प्रकार का संघर्ष प्रारंभ किया था। उपर्युक्त विवचन से स्पष्ट है कि हिंसा के माध्यम से दूरगामी न्यायोचित उद्देश्यों को नहीं पाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व में शांति स्थापना की जिन दृष्टिकोणों की अध्याय में चर्चा की गई है उनके बीच क्या अंतर है? इसका उत्तर है, शांति के क्रियाकलापों में सद्भावनापूर्ण सामाजिक संबंध के सृजन और संवर्धन के अविचल प्रयास सम्मिलित होते हैं, जो मानव कल्याण और खुशहाली के लिए प्रेरक होते हैं। शांति के मार्ग में अन्याय से लेकर उपनिवेशवाद तक अनेक अवरोध हैं, लेकिन उन्हें हटाने में बेलाग हिंसा के प्रयोग का लालच अनैतिक और अत्यधिक जोखिमपूर्ण दोनों है। नस्ल संहार और आतंकवाद और पूर्ण युद्ध के योग में जो नागरिक और योद्धा के बीच की रेखा को धूमिल करता है, शांति की खोज को राजनीतिक कार्यवाहियों के समाधान और साध्य दोनों को ही रूपायित करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।